हाँ भाई, सभी को नमस्कार है और सबने राम राम। ठीक है, आज देखो अगर अपने बात करें तो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? अंतरिक्ष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और अंतरिक्ष के बारे में चर्चा हर एक एग्जाम में की जाती है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। देखो अंतरिक्ष यानी स्पेस की अगर हम बात करें तो हमारे वायुमंडल यानी पृथ्वी में कुल कितने परतें हैं? 5 परतें हैं। 5 परतों में जो पृथ्वी के निकटतम वाली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल को ही क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। बहुत बार एग्जाम में इंग्लिश के नाम दे दिए जाते हैं। फिर दूसरी जो परत है उसका नाम क्या है? हाँ, समताप मंडल। और समताप मंडल की बात करें तो इसी को क्या कहते हैं? हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरी जो परत आ जाती है वो होती है मध्य मंडल। और चौथी जो परत आ जाती है आयन मंडल होती है। और सबसे लास्ट की जो परत होती है बहिर्मंडल होती है। देखो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है जिसको क्या कहते हैं? कार्बन रेखा। और इसी कार्बन रेखा के बाहर का जितना भी क्षेत्र होगा उसी को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस कहते हैं। तो ये बात निकल के आ जाती है। बहिर्मंडल का मतलब क्या होता है? एक्सोस्फीयर। और ये मंडल जो है वो किसके अंदर आ गया? अंतरिक्ष के अंदर आ जाता है। हमारे जो उपग्रह, वो उपग्रह किसमें आते हैं? आयन मंडल के अंदर उपग्रह आते हैं। देखो मैंने पहले ये भी बताया हुआ है, समताप मंडल में ही क्या होती है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। आंधियां कहां पर आती हैं? क्षोभ मंडल में आंधियां आती हैं। बादल का निर्माण भी कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। वेरी गुड। अगर हम बात करें आगे, हमें देखो पृथ्वी की सतह, देखो नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करा था उसी के ऊपर बात निकल के आ जाती है कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है काल्पनिक रेखा कार्बन रेखा। कार्बन रेखा के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष या स्पेस का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी या अंतरिक्ष विज्ञान। इसी को हम खगोल विज्ञान भी कह सकते हैं। कैसे? खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान। और इसी को एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली के द्वारा ही किसका आविष्कार किया गया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था, दूरबीन का आविष्कार किया गया था दुनिया में सबसे पहले। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा क्या बताया गया था कि जो सैटर्न है, शनि ग्रह को देखने वाले भी कौन है? गैलीलियो गैलीली, जिसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा मैंने ये बात भी बताया हुआ है कि दुनिया का पहला थर्मामीटर जो अल्कोहल और पानी का बना होता है वो भी किसने बताया? गैलीली। फिर हम आगे बात करते हैं, देखो आगे कि टेलीस्कोप या दूरबीन का आविष्कार किसने कर दिया था? गैलीलियो गैलीली ने। दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है पृथ्वी पर तो फास्ट, कौन से देश के अंदर? चीन के अंदर। और अंतरिक्ष में जो अभी लगाया गया है वो कौन सा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, ये 2022 के शुरुआत में ये काम करने लग गया था और इसको लॉन्च कर दिया गया था दिसंबर 2021 में। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। और किसके द्वारा? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कहां से? कोरू, फ्रेंच गुयाना देश से। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। फिर हम बात करें कि नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। और नासा की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ठीक है, और अपनी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। देखो अभी जो हमारे पास जो ये लगाया गया था, टेलीस्कोप लगाया गया था, कौन सा लगाया गया था? जेम्स वेब टेलीस्कोप। इससे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था वो कौन सा था? हबल टेलीस्कोप। ये देखो, ये हबल टेलीस्कोप है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
1990 में। और किसके द्वारा किया गया था? ये भी नासा के द्वारा किया गया था। ब्रह्मांड की बात करते हैं। देखो अंतरिक्ष सारा क्षेत्र जो हमने देखा कि हमारी कार्बन रेखा के बाहर का क्षेत्र जो होगा वो सारा अंतरिक्ष है। अब इसको अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ है। जैसे अगर इसके पूरे क्षेत्र को बात करें तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें आती हैं, सारे सौरमंडल, सारी आकाश गंगाएं इसमें आ जाती हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान के जनक कौन है? एडविन पॉवेल हबल, और इन्हीं के नाम से स्थापित किया गया था हबल टेलीस्कोप। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। फिर हम बात करते हैं, देखो हबल टेलीस्कोप के बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, और ये कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। इसका ध्यान में रखना, ब्रह्मांड प्रसार का सिद्धांत अगर नाम आ जाए तब भी यही है, ब्रह्मांड प्रसार का सिद्धांत। ब्रह्मांड प्रसार का मतलब हो गया ब्रह्मांड का फैलाव। इसके बारे में बताने वाला कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी, यानी विस्फोटक सिद्धांत। और विस्फोटक सिद्धांत देने वाले कौन है? जॉर्ज लेवेंटियर और हेवेल, दो व्यक्तियों ने इसके बारे में बताया था। अगर हम बात करें, सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया किसने? कोपरनिकस ने। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी विस्फोटक सिद्धांत के अनुसार कितनी वर्ष बताई गई है? 13.8 मिलियन वर्ष पूर्व है। ठीक है, और इसी के अलावा देखो मैंने एक बात और बता दी थी कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष तक। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मतलब देखो ध्यान में रखना, प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है एक वर्ष के अंदर प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, फिर इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो ब्लैक होल। फिर हमने चर्चा करी थी ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले कौन है? एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले बताया गया। ठीक है, ब्लैक होल का नाम सुना होगा। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लैक होल होता क्या है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कोई ऐसा खड्डा है जिसमें जाकर के सारे जो ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, वो खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें ब्लैक होल एक ऐसा तारा या ग्रह है जो एक समय पहले सूर्य की तरह चमकता था। ठीक है, एक समय पहले वो सूर्य की तरह चमकता था और उसका जो प्रकाश है वो धीरे धीरे खत्म होता गया और लास्ट में उसकी जो ऊर्जा है उसी में निहित हो गई और जिसके कारण वो ब्लैक रंग का दिखाई देने लगा। समझ में आ गया? काले रंग का गोला है एक तरीके से। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? एस चंद्रशेखर ने बताया। और इसी एस चंद्रशेखर के नाम से नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम रख रखा है। और क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड कहां पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो ब्रह्मांड में खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी जो मापी जाती है वो किस पे? प्रकाश वर्ष। यानी कोई भी खगोलीय पिंड क्यों ना हो, अंतरिक्ष में अगर कोई भी आकाश के अंदर जो भी हमको पिंड दिखाई देते हैं तो वो सारे के मध्य की दूरी किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अगर हम बात करें तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। ठीक है, अब पारसेक से छोटा होता है प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष आते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। कितने होते हैं? 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहां तक की बातें हमने देख ली है। आगे हम बात करते हैं, देखो आकाश गंगा की। किसके बारे में? आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा, अगर हम बात करें तारों का समूह है, ऐसा तारों का समूह है
जिसमें अनेक तारे व सौर मंडल विद्यमान हो वो आकाशगंगा होती है, और जिसका केंद्र बल्ज हो आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा कहलाती है। ये तो बात हुई। इसमें इस बात को ध्यान में रखना है, बल्ज यानी आकाशगंगा का जो केंद्र है उसको क्या कहते हैं? बल्ज। ये ही अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों का समूह सभी को पता है, ठीक है। इसमें सौर मंडल आता है, ये भी पता है। हमारी आकाशगंगा का नाम, हम जिस आकाशगंगा में आते हैं मंदाकिनी, इसी को हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। कारण क्या है दुग्ध मेखला का? दुग्ध मेखला का अर्थ दूध के समान सफेद दिखाई देती है। दूध के समान सफेद दिखाई देती है, तो इस वजह से दुग्ध मेखला इसको कहा जाता है। हमारी जो आकाशगंगा की बात करें, आकाशगंगा में एक आकाशगंगा में आकाशगंगा का संगठन की बात करें तो इसमें 98% तो तारे होते हैं, यानी सूर्य भी हमारा एक तारा है, और 2% धूल व गैस के कण। धूल व गैस के कण होते हैं। इसमें 98% तारे होते हैं, 2% धूल व गैस के कण विद्यमान है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया, बल्ज यानी आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, ठीक है। दुग्ध मेखला का अर्थ पूछ लिया जाता है तो दूध के समान सफेद है, ठीक है। एक आकाशगंगा का संगठन पूछ लिया जाता है, इसमें कितने परसेंटेज, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कितने परसेंट तारे होते हैं आकाशगंगा में? 98% तारे होते हैं। तो ये बात नोट कर लिया। अब आगे देख लेते हैं। देखिए आगे हम बात करें आकाशगंगा में, आकाशगंगा के प्रकार। ब्रह्मांड में आकाशगंगा के प्रकार, 3 प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। एक तो सर्पिल आकाशगंगा, एक सर्पिल आकाशगंगा पाई जाती है।
एक पाई जाती है दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा और एक पाई जाती है अनियमित आकाशगंगा। अनियमित आकाशगंगा, सर्पिल आकाशगंगा, ये हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का प्रकार जो है वो सर्पिल आकार का है। हमारी जो आकाशगंगा का प्रकार है वो सर्पिल आकार का है। दीर्घवृत्तीय वृत्ताकार मिलती हैं, अनियमित आकाशगंगाएं मिलती हैं। लगभग सबसे अधिक जो पार्ट है ये 80% पाई जाती हैं, सर्वाधिक प्रकार की पाई जाने वाली आकाशगंगा ये 17% तक ब्रह्मांड में विद्यमान है। और ये पाई जाती हैं 3%, यानी सबसे कम पाई जाती हैं, सबसे कम पाई जाने वाली आकाश गंगा। सबसे कम पाई जाने वाली आकाश गंगा के अंदर है अनियमित आकाशगंगा, यानी इसका कोई आकार ही नहीं होता। अनियमित का मतलब हो गया कोई आकार नहीं होता। दीर्घवृत्तीय यानी दीर्घवृत्ताकार रूप में ये पाई जाती हैं आकाशगंगा और ये 17% पाई जाती है। हमारी जो आकाशगंगा है वो किस प्रकार की है? सर्पिलाकार या सर्पिल आकार की, स्पाइरल बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की आकाशगंगा के हम अंदर हमें रहते हैं। और ये सर्वाधिक ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली आकाशगंगा कौन सी है? सर्पिलकार। ठीक है, और ये कितने परसेंट है? 80%। ये ही क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा सा ध्यान में रखना है। हमारी आकाशगंगा का प्रकार कौन सा है? सर्पिलाकार। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली आकाशगंगाएं हैं सर्पिलाकार, और कितने परसेंट है? 80% पाई जाती हैं। ऐसी आकाशगंगा जिसके अंदर तारों का कोई आकार नहीं है तो ये है अनियमित आकाशगंगा। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। अब देखो हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम मंदाकिनी है। क्या नाम है? मंदाकिनी है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला, क्योंकि ये सफेद दिखाई देती है। आकाशगंगा को अगर देखना है तो स्वच्छ अंधेरी रात में हम देख सकते हैं। समझ में आ गया क्या? स्वच्छ व अंधेरी रात को हम आकाशगंगा को साफ देख सकते हैं, तो हमको आकाशगंगा आसमान में दिखाई देगी। तो बात ये निकल के आ जाती है, स्वच्छ आसमान व अंधेरी रात यानी अमावस्या को आकाशगंगा को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। तो आकाशगंगा को कब देखा जा सकता है ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। फिर इसी तरीके से आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के निकट, हमारी आकाशगंगा के निकट, हमारी आकाशगंगा के निकट अन्य आकाशगंगा
एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो है वो हमारे आकाशगंगा के निकट है। एक बात ये निकल के आती है, सर्वाधिक चमकीले तारों की आकाशगंगा जिसको अभी तक हमने जाना है, सर्वाधिक जो चमकीली आकाशगंगा है जिसको हमने जाना है निहारिका। नेबुला, इसी को बोलते हैं नेबुला। ये आकाशगंगा हो जाती है निहारिका। तो हमने आकाशगंगा के बारे में सीखा है। आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, यानी दुग्धे मेखला, दूध के समान सफेद दिखाई देती है। इसके अलावा आकाशगंगा को कब देख सकते हैं? स्वच्छ आसमान व अंधेरी रात को हम देख सकते हैं। हमारी आकाशगंगा के निकट की आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। इसके अलावा सर्वाधिक चमकीले तारों की आकाशगंगा कौन सी है? निहारिका। इसी का दूसरा नाम है नेबुला। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से कौन सी आकाशगंगा है और कौन सी आकाशगंगा नहीं है। किसी तारे का नाम दे करके दे दिया जाता है, लेकिन ये निहारिका क्या है? आकाशगंगा। इसी तरीके से निहारिका का दूसरा नाम दे दिया जाता है नेबुला, ये भी क्या है? आकाशगंगा। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। एंड्रोमेडा, हमारे आकाशगंगा के निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा है। तो ये बात निकल के आ जाती है। आकाशगंगा के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। लिख लिया सबने?